हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे से रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज का टॉपिक है मैनेज पर्सनल फाइनेंस और बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी। मेरा एक क्वेश्चन है, हम अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज क्यों करें? इसके आंसर मेरे हिसाब से दो हो सकते हैं। फर्स्ट, जो आपकी इनकम है उस इनकम का एप्लीकेशन यानी जहां हम उसको यूज करते हैं वो सही जगह हो सके एंड सही टाइम पे हो सके। सेकेंडली, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी सही जगह इन्वेस्टमेंट हो एंड सही पर्पस के लिए हो। इस चीज के लिए हम लोग कर सकते हैं। हम सभी लोग अपने डे टू डे लाइफ में अपने इनकम को, एक्सपेंस को और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे वेरियस बुक्स को रीड करने से हो, चाहे अपने कलीग से हो, या फिर आज के डेट में सोशल मीडिया से हो, बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन हम डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं। बट मैक्सिमम टाइम हम लोग जो फंडामेंटल्स है एक्सपेंस मैनेज करने का या फिर इन्वेस्टमेंट करने का, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे पास इस चीज की जानकारी नहीं होती है कि क्या क्या फंडामेंटल्स है जिसको हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। इसी पर्पस को लेकर के बड़े पैसे वाले लोग अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन का हेल्प लेते हैं। बट हम मिडिल क्लास वाले पीपल उनके फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप अपने इनकम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन बेसिक्स और फंडामेंटल्स का जरूर ध्यान रखें। हम लोग इस वीडियो में इसी फंडामेंटल्स और बेसिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग इस वीडियो में 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, हाउ टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करें। सेकंड, पर्सनल फाइनेंस पे इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है। थर्ड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करेंगे। फोर्थ में एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में कॉमन सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस। हम जानते हैं हमारे सोसाइटी में 3 तरह के पैसे वाले लोग रहते हैं। एक लोअर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास एंड तीसरा अपर क्लास। इन्हीं को हम इकोनॉमी क्लास बोलते हैं। आज के समय में सोसाइटी के लोगों को 3 इकोनॉमिक क्लास में बांटना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैक्सिमम अमेरिकन एनालिस्टिक एंड एडवाइजरी कंपनी इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए सोसाइटी के लोगों को 5 इकोनॉमिक क्लास में बांटते हैं, लाइक अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। जनरली इंडिया में हम लोग अपर क्लास में वैसे लोगों को रख सकते हैं जिनका ईयरली इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। एंड अपर मिडिल क्लास में 25 लाख से 50 लाख तक है। मिडिल क्लास में 15 लाख से 25 लाख तक। लोअर मिडिल क्लास में 5 लाख से 15 लाख तक। एंड 5 लाख से कम को लोअर क्लास में हम लोग रख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ आपके माइंड में चल सकता है, हम लोग तो यहाँ पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कैसे करें वो समझ रहे थे, फिर यहाँ इकोनॉमिक क्लास क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए फर्स्ट स्टेप है नो योर इकोनॉमिक क्लास। इसका मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा इकोनॉमिक क्लास क्या है, ताकि आप अपने खर्चे को अपने इकोनॉमिक क्लास के अनुसार से सीमित कर सके। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। सोसाइटी में कई इकोनॉमिक क्लास के लोग रहते हैं। अगर अपर क्लास के लोग महंगे मोबाइल फ़ोन रखते हैं एंड मेरा इकोनॉमिक क्लास लोअर क्लास है, तो मुझे भी महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं? इसका आंसर है नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि उनका और मेरा इकोनॉमिक क्लास अलग है। उनका इनकम लेवल महंगा फ़ोन खरीदना अलाउ करता है, बट मेरा नहीं करता है। इस सिचुएशन में पर्सनल फाइनेंस के पर्पज से आप दो डिसीजन ले सकते हैं। पहला, कहीं से लोन लेकर या अपने सेविंग्स को यूज करके महंगा मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं। दूसरा, हम अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं एंड जब मेरा इनकम अपर क्लास के बराबर हो जाता है तब मैं महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ। ये दोनों डिसीजन का हमारे पर्सनल फाइनेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको देखने से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका आंसर यदि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आप सिंपली उनके सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू को जोड़ दीजिए एंड सारे तरह के उनके कर्जे को घटा दीजिए। कर्जे यानी कि लायबिलिटीज को घटा दीजिए। जो वैल्यू निकल के आता है वही उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ओके, सब लोग अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं एंड उनकी ग्रोथ इकोनॉमिक वैल्यू से पता चलती है। यदि किसी भी डिसीजन से आपकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है तो इसका सिंपल मतलब है आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। अब सुनिए, महंगे मोबाइल फोन खरीदने के लिए हम दो डिसीजन ले सकते थे। फर्स्ट डिसीजन का इकोनॉमिक वैल्यू पे क्या असर होगा?
मेरा या तो कर्जा बढ़ जाएगा या सेविंग्स मेरा कम हो जाएगा। दोनों ही केस में मेरा इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली मेरी ग्रोथ रुक जाएगी या तो कम हो जाएगी, राइट। लेकिन सेकंड डिसीजन में क्या होगा, मेरा सेविंग्स बचा रहेगा, उस पर एडिशनली इंटरेस्ट मिल रहा होगा एंड कोई नया कर्जा नहीं होगा जिससे मेरी इकोनॉमिक वैल्यू और बढ़ जाएगी, राइट। होप सो अब आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक क्लास को जानना कितना जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस का सेकंड स्टेप है प्रिपेयर बजट। यहाँ हमको इनकम एंड एक्सपेंसेस का मंथली बजट बनाना है। इनकम जनरली मंथ एंड में मिलता है जिसको हम अगले मंथ में खर्चे के लिए यूज करते हैं। तो बजट बनाने के लिए एक्चुअल इनकम हम लोगों को मालूम है, अब केवल एक्सपेंस का मुझे एस्टिमेट बनानी है। आपको यहाँ सारे तरह के खर्चे का अलग अलग बजट नहीं बनानी है, आपको ब्रॉड हेड में एक्सपेक्टेड अमाउंट को एलोकेट करनी है। जैसे कि जनरली आप अपने खर्चे को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में कितना खर्च करेंगे। दूसरा, बैंक रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसमें ईएमआई, वेरियस चार्जेस एंड ऑल इसमें कवर हो जाएंगे। तीसरा खर्चा है ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस एक्सपेंस, इसमें फ्यूल एक्सपेंस को कवर कर लिए, व्हीकल मेंटेनेंस और फेयर एक्सपेंसेस और बाकी इसी तरह के खर्चे को यहाँ कवर करेंगे। नेक्स्ट, चौथा में पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल केयर और इंटरटेनमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करेंगे। एंड लास्ट में अदर और स्पेशल एक्सपेंसेस को कवर करेंगे। इसमें बाकी जितने तरह के एक्सपेंसेस हैं उन सारे को यहाँ कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस एंड ऑल। एक्सपेंस का एस्टिमेट आपको एक्सपेंस रूल के अनुसार फिक्स करनी है। एक्सपेंस रूल को हम लोग आगे समझेंगे। सेकंड स्टेप का ही एक पार्ट है कंट्रोल एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द बजट। इसका मतलब है आप जब नेक्स्ट मंथ में खर्चा करना शुरू करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी हेड का एक्चुअल एक्सपेंस बजट से बाहर ना जाए, एंड ये आपको पूरे मंथ ध्यान रखनी है। इसी जगह आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब होता है आप कितने अच्छे से अपने एक्सपेंस को बजट के अनुसार मैनेज करते हैं एंड कितने अच्छे से एक्सपेंस रूल के अनुसार सेविंग करते हैं। पर्सनल फाइनेंस का थर्ड स्टेप है नो योर मार्केट एंड प्रोडक्ट। देखिए, हर एक मार्केट में सारे तरह का सामान सब इकोनॉमिक क्लास के लोगों के लिए मिलता है। अब ये मुझे डिसीजन लेना है एंड पहचानना है कि मेरे इकोनॉमिक क्लास के लिए कौन सा मार्केट है एंड कौन सा सामान खरीदना है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हमारी इनकम सीमित होती है एंड बहुत तरह के मैंडेटरी खर्चे होते हैं। यदि हम एक ड्रेस लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो एक ड्रेस जनरली ₹500 से ₹5000 या उससे ज़्यादा का भी मिलता है। मेरा इकोनॉमिक क्लास मुझे पता है, ओके। इसीलिए मुझे अपने इकोनॉमिक क्लास के अनुसार यह डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे क्लास से रिलेटेड कौन सा ड्रेस है ताकि मेरा खर्चा बजट के बाहर ना जाए। इन नट सेल में बोले तो यहाँ आपको सिंपली यह देखना है कि मेरा बजट कितना वैल्यू तक का ड्रेस खरीदना अलाउ करता है एंड अकॉर्डिंगली उतने वैल्यू तक का ही हम ड्रेस खरीदेंगे। पर्सनल फाइनेंस का फोर्थ स्टेप है कॉमन एक्सपेंस रूल। एज पर माई ओपिनियन, एक्सपेंस रूल शुड बी लाइक टोटल मंथली इनकम का 30% सेविंग में, 1% डोनेशन में एंड 69% बाकी एक्सपेंस के लिए रखनी चाहिए। क्योंकि यदि 30% मिनिमम हम लोग स्टार्टिंग से ही सेविंग करते हैं तो हम इजिली 60 साल होने पर रिटायरमेंट ले सकते हैं। इनको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। यहाँ सेविंग्स का परसेंटेज मिनिमम है। इससे ज़्यादा आप यदि सेव कर लेते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम को उतना जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो वन लाइन में बोले तो एक्सपेंस रूल का मतलब है 30:70 का रेशियो फॉलो करना है, यानी कि 30% सेविंग के लिए एंड 70% एक्सपेंस के लिए आपको अपनी इनकम को रखनी है। पर्सनल फाइनेंस का फिफ्थ स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यह एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपके सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मंथली एक्सपेंसेस के बराबर आपको इनकम कमा करके देने लगता है। इसका सिंपल मतलब है कि यदि आप अगले मंथ वर्क पे नहीं जाएंगे फिर भी आप इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स ने जो इनकम अर्न करके दिया है उसे यूज करके सेम लाइफ स्टाइल में अगले मंथ भी रह सकते हैं। यदि मेरा मंथली इनकम 30,000 रुपीज़ है एंड इसका 30% यानी कि 9,000 पर मंथ सेव करते हैं एंड 21,000 पर मंथ एक्सपेंस कर देते हैं, इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मली फाइनेंशियल फ्रीडम आपको 60 ईयर्स के एज में मिल जाता है, जो कि जनरली रिटायरमेंट का एज होता है। इसका डिटेल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। मान लेते हैं आपका मंथली इनकम 30,000 है, उसका 30% आपको सेव करनी है यानी कि 9,000 सेव करनी है, 70% खर्च कर देनी है यानी कि 21,000 को खर्च कर देनी है। तो आपका ईयरली सेविंग हो जाता है 1,08,000।
मान लेते हैं इन्फ्लेशन का रेट 6% है, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग आपको 7% मिल जाता है, ईयरली इंक्रीमेंट इन इनकम आपको 6% मिलता है, तो मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स एज आपको 2.16 करोड़ मिल जाता है। यानी कि यदि आपका आज का एज 30 साल है एंड आप यदि अगले 30 साल तक के लिए सेविंग करते हैं 1,08,000, तो आपको वो 60 ईयर्स के बाद 2.16 करोड़ रुपया दे देता है। एंड इस मेच्योरिटी वैल्यू पे यदि आप 6.5% का भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो ये आप अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 1.20 लैक्स। एंड आफ्टर 60 ईयर्स आपका जो मंथली एक्सपेंस था वो 6% के इन्फ्लेशन रेट के अनुसार आपका हो जाएगा वो भी 1.20 लैक्स। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा मंथली इनकम मंथली एक्सपेंसेस के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। इन नट सेल में इस एग्जाम्पल का क्या रिजल्ट है? यदि मेरा एज 30 ईयर्स है एंड मैं अपने मंथली इनकम का 30% सेव कर लेता हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम 60 ईयर्स की एज में मुझे मिल जाएगा। आपका मंथली इनकम कोई भी अमाउंट हो, यदि आप 30:70 का रेशियो फॉलो करते हैं तो 60 साल के एज तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। लेकिन यदि आप सेविंग परसेंटेज बढ़ा देते हैं या फिर मंथली एक्सपेंसेस को कम कर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत क्यों है? इसका आंसर है दो कारणों से। फर्स्ट, लाइफ के गोल को प्राप्त करने के लिए, एंड सेकंड, ओल्ड एज के लिए। लाइफ के गोल को प्राप्त करने का मतलब है हम सब लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो चाहे अपने फैमिली के लिए हो या फिर सोसाइटी के लिए। हम सब का एक लाइफ का गोल या एक लक्ष्य होता है एंड लाइफ के गोल को प्राप्त करने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने में हमारा मैक्सिमम टाइम लग जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है तो आप अपने लाइफ के गोल को प्राप्त करने के लिए फुल टाइम एफर्ट लगा सकते हैं। अल्टीमेटली लाइफ में खुशी कब मिलता है? जब आप जो कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। यदि आप सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं एंड जब आप हॉस्पिटल बना देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपने ज़िंदगी में कुछ किया है। सेकंड कारण है ओल्ड एज के लिए। जब हेल्थ किसी भी तरह का काम करना अलाउ नहीं करता है तो मुझे किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े, इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत पड़ती है। सिंपली बोले तो बुढ़ापा आने पर या फिर लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी आने पर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग मैनेज पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार समराइज्ड फॉर्म में क्विक रिव्यू कर लेते हैं। फाइनेंस में फर्स्ट देखे थे हम लोग नो योर इकोनॉमिक क्लास। फर्स्ट हम लोग को अपने इकोनॉमिक क्लास को पहचाननी है। सेकंड, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन इकोनॉमिक वैल्यू। एंड इकोनॉमिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है? सेविंग्स अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू को जोड़ दीजिए एंड कर्जा और लायबिलिटीज को घटा दीजिए। जो वैल्यू निकल के आता है वही हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है। एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंसेस का मंथली बजट बनाएं। एंड नेक्स्ट, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस और मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब होता है कितना अच्छा आप अपने खर्चे को मैनेज कर पाते हैं, अपने सेविंग्स को मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट है नो योर मार्केट एंड प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमिक क्लास से रिलेटेड कौन से मार्केट हैं एंड कौन से प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कॉमन एक्सपेंस रूल, दैट इज 30:70 का, 30 फॉर सेविंग्स एंड 70 गोज टू एक्सपेंसेस। एंड लास्ट में हम लोग देखे थे फाइनेंशियल फ्रीडम वेयर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मंथली एक्सपेंसेस। सेकेंड टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। वन लाइन में बोले तो डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच होने के कारण से सामान के मूल्य में वृद्धि होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। इसका मतलब है जब किसी भी सामान के मार्केट में डिमांड के बराबर सप्लाई नहीं रहता है तो इस मिसमैच के कारण से लोग ज़्यादा पेमेंट करके उस सामान को खरीदने लगते हैं, जिस कारण से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक मार्केट में एक सामान का 100 क्वांटिटी अवेलेबल है एंड सेलर 100 रुपये पे बेचने को रेडी है एंड बहुत सारे कस्टमर उस सामान को खरीदना चाहते हैं। सारे कस्टमर के पास पैसा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, यानी कि सबके पास सफिशिएंट पैसा है। अब क्या होगा देखिए, अब उस सामान को खरीदने के लिए कस्टमर 100 रुपये से ज़्यादा पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में सामान कम है एंड कस्टमर ज़्यादा है एंड सारे कस्टमर के पास पैसे हैं। मान लेते हैं एक कस्टमर 110 रुपये में उस सामान को खरीद लेता है। अब मार्केट उसी सामान को कम से कम 110 रुपये में बेचेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 110 रुपये पे खरीद चुका है। ये 10 रुपये जो सामान के एक्चुअल प्राइस में वृद्धि हुई है उसी को कॉमनली इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, इन्फ्लेशन का पर्सनल फाइनेंस में क्या इम्पैक्ट है?
जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में देख चुके हैं, एक्सपेंस रूल 30:70 का हमें फॉलो करना चाहिए एंड मंथली इनकम का 30% एटलीस्ट हमें सेव करना चाहिए। अब इस सेविंग को हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो यही इन्वेस्टमेंट करते समय इन्फ्लेशन के रेट को ध्यान रखनी है। यदि हम वैसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के रेट से कम होता है, तो अल्टीमेटली वह इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कम करता है। यानी कि जिस पर्पस के लिए उस इन्वेस्टमेंट को आप किए हुए थे, वो पर्पस भी आपको उस इन्वेस्टमेंट से पूरा नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एज्यूम करते हैं मेरी करंट मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपीज़ है एंड मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मुझे अगले 30 साल तक मंथली इनकम का 30% सेव करनी है। 30 साल बाद यही मंथली एक्सपेंस 6% के इन्फ्लेशन रेट पर 57,435 रुपये हो जाएगा। सो यदि हम आज 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30 साल बाद के मंथली एक्सपेंस के लिए, तो मैं कम से कम उस इन्वेस्टमेंट से उतना तो चाहूँगा कि वह इन्वेस्टमेंट मुझे 57,435 रुपये दे, तभी मैं अपना मंथली एक्सपेंस 30 साल के बाद भी सही से कर पाऊंगा। यदि वो इन्वेस्टमेंट 57,435 रुपये से कम दे रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिस कंफर्ट लेवल पे आज हम रह रहे हैं उसी कंफर्ट लेवल पे 30 साल बाद हम नहीं रह पाएंगे। कोई ना कोई खर्चा हमको कम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हम सेम कंफर्ट लेवल पे क्यों नहीं रह पाए, क्यों हमें कोई खर्चा कम करना पड़ रहा है? इसका आंसर है, एक गलती के कारण हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिया जिसका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के रेट से कम था। तो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर है, आज वैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो या फिर बराबर हो। और हाँ, यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बेनिफिट को नहीं भूलना है। हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बेनिफिट को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। होप सो अब आप इन्फ्लेशन एंड पर्सनल फाइनेंस में इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। यहाँ लास्ट 10 ईयर्स के इंडिया का हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन रेट क्या था, आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। करंट इन्फ्लेशन रेट मार्च 2023 का 5.66% है। जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए है, एक बार गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग बेनिफिट। मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बोला था। सिंपल लाइन में बोले तो कंपाउंडिंग बेनिफिट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। जनरली दो तरह का इंटरेस्ट निकाला जाता है, वन सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यदि एक साल के इन्वेस्टमेंट पे सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट पूरे साल अर्न करेंगे, बट उस इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि वह इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर अर्न करेंगे एंड एक क्वार्टर के इंटरेस्ट पे भी अगले क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलेगा एंड ऐसा सारे क्वार्टर में रिपीट होगा। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक साल के लिए 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 6% के सिंपल इंटरेस्ट रेट पे एक साल बाद 6,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं सेम इंटरेस्ट रेट पे यदि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, तो 6,136.36 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। आप दोनों तरह के इंटरेस्ट में साफ डिफरेंस देख पा रहे हैं। यहाँ आप सोच सकते हैं कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है। अनदर वर्ड्स में कहे तो कंपाउंडिंग का एक्चुअल बेनिफिट शॉर्ट टर्म में ज़्यादा नहीं दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें 1,00,000 रुपये को यदि हम 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट में 1,80,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में यही इंटरेस्ट अमाउंट 4,96,932 रुपये हो जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स 5,00,000 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं यदि ईयरली कंपाउंडिंग होता है, तो इनमें 4,74,000 अप्रॉक्स रुपये हमको एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों तरह के इंटरेस्ट में फ़र्क साफ आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि जिस इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकेंड चीज़ है कि यदि एक इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी कंपाउंडिंग होगा, यानी कि एक जब वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो उसमें हमको अप्रॉक्स 5,00,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, और यदि वही ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो उसमें फिर हमको अप्रॉक्स 25,000 का कम इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये ध्यान रखनी है कितना जल्दी कंपाउंडिंग होता है। इन एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया है कि जो इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी कंपाउंडिंग बेनिफिट देगा, वह इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा वैल्यू जनरेट करके देगा। तो जब हम इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर रहे होंगे, तब हमें इंटरेस्ट रेट के साथ साथ कंपाउंडिंग एंड उसके फ्रीक्वेंसी को भी ध्यान रखनी है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि एक इन्वेस्टमेंट जिसका इंटरेस्ट रेट
कम है बट कंपाउंडिंग मोर फ्रीक्वेंट होता है, वह वैसे इन्वेस्टमेंट से बेटर होगा जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है बट कंपाउंडिंग लेस फ्रीक्वेंट है। इसका मतलब है केवल इंटरेस्ट रेट को देखकर डिसीजन नहीं लेनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, दो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, एक का इंटरेस्ट रेट 7% है एंड ईयरली कंपाउंड होता है, तो इनका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7% ही होगा। जबकि दूसरी इन्वेस्टमेंट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90% है एंड क्वार्टरली कंपाउंड होता है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.08% हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि दूसरा इन्वेस्टमेंट बेटर है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी दूसरा इन्वेस्टमेंट पहले इन्वेस्टमेंट से बेटर है, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत जल्दी होता है। सो केवल इंटरेस्ट रेट को देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वह इन्वेस्टमेंट कितने जल्दी कंपाउंडिंग बेनिफिट दे रहा है इसको भी ध्यान रखनी चाहिए। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे। हम जानते हैं कि हमें मंथली इनकम का एटलीस्ट 30% सेव करनी है। इन माय ओपिनियन सेविंग करना एक ह्यूमन का एटीट्यूड है। जब यह एटीट्यूड हमारे हैबिट में आ जाता है तब सेविंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए एवरी पर्सन को अपने स्टूडेंट लाइफ से ही सेविंग करने की हैबिट रखनी चाहिए एंड एवन बचपन से ही पेरेंट्स अपने बच्चे को सेविंग कराने के लिए उन्हें हैबिट डालने का प्रयास करना चाहिए। लाइक यदि कोई रिलेटिव या उनके पेरेंट्स उनको कुछ पैसे देते हैं तो उनसे ना लेकर के बच्चे को ही बोलना चाहिए कि वो किसी स्मॉल बॉक्स में रख ले, ताकि फेस्टिवल पे या किसी और स्पेशल ओकेजन पे उन पैसे को बच्चे यूज कर सके। एक बार ये ह्यूमन के एटीट्यूड में आ जाता है, हैबिट में आ जाता है, तो फिर ये सेविंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन माय ओपिनियन अपने पर्सनल फाइनेंस को बेटर मैनेज करने के लिए अपने सेविंग को फॉलोइंग वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फर्स्ट, कंटीजेंट फंड में, देन हेल्थ इंश्योरेंस में, देन लाइफ इंश्योरेंस में, देन चाइल्ड हायर एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के लिए, देन रिटायरमेंट फंड के लिए, उसके बाद वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए यानी एक घर के लिए, और उसके बाद आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इतने सारे इन्वेस्टमेंट में आप पहले इन्वेस्ट कर लीजिए, देन आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करिए। हमारे एक टॉपिक को सेपरेटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है क्रिएट कंटीजेंट फंड। आपको कंटीजेंट फंड 6 मंथ के मंथली एक्सपेंसेस के बराबर में हम लोग को रखनी चाहिए। हम जानते हैं फ्यूचर अनसर्टेन होता है। यदि फ्यूचर में किसी भी कारण से मंथली इनकम आना बंद हो जाए तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए जिसे हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में यूज कर सकें, ताकि वो इंसिडेंट हमारे फाइनेंशियल गोल दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम को इम्पैक्ट नहीं कर पाए। इसीलिए हमें कम से कम 6 मंथ के मंथली एक्सपेंस के बराबर एक फ़ंड क्रिएट करनी है, ताकि ईजिली उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। यह फंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट में रखनी चाहिए, ताकि जब ज़रूरत हो तब इसे हम प्री मेच्योर करके पैसे निकाल सकें। यह फंड हर एक पर्सन को रखनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे सैलरीड पर्सन है, चाहे पेंशनर है, चाहे बिजनेसमैन हो। स्टूडेंट को क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि किसी भी कारण से यदि आपके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए ही सही आपको पैसा नहीं भेज पाते हैं, चाहे पेरेंट्स का इनकम का प्रॉब्लम हो गया हो या फिर फैमिली में कोई अनसर्टिनिटी हो गई हो, कोई भी कारण हो, तो आप इजीली उस टाइम में अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेव करने के आपको एज ए स्टूडेंट 3 फ़ायदे हैं। फर्स्ट, सेव करने की हैबिट बन जाती है। सेकंड, पेरेंट्स को आपको पैसे भेजने के लिए एडिशनल बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। एंड लास्ट, आपकी स्टडी कंटिन्यू रहती है। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि आपको 6 मंथ के एक्सपेंस के बराबर ही सेव करनी है। आप मैक्सिमम जितना सेव कर सकते हैं उतना ज़रूर सेव करिए। अब है सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन। ये दोनों ऐसे पर्सन होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से डिपेंड होते हैं। तो इन दोनों पर्सन को आपको मैंडेटरी ही 6 मंथ के एक्सपेंस के बराबर आपको फंड क्रिएट करना ही चाहिए। यदि आप इस फंड को क्रिएट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉब्लम होना ही होना है। तो पर्सनल फाइनेंस को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए ये रखिए कि ये आपको मैंडेटरीली ही मेंटेन करनी है। पेंशनर के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से पेंशन मिलना बंद हो जाता है, लाइक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हुआ तो, या फिर बैंक आपके बैंक अकाउंट को कुछ समय के लिए फ्रीज कर देता है, मतलब कि आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तब उस टाइम में यह फंड आपको हेल्प करेगा। सेकेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है हेल्थ इंश्योरेंस। यदि आपके लिए एम्प्लॉयर ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो कम से कम आप मार्केट से एटलीस्ट 10 लाख का जरूर हेल्थ कवर लेकर के रखिए। हम लोग बचपन में पढ़े थे हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? मतलब स्वास्थ्य धन है, एंड यह एक्चुअली है। तो हमें अपने हेल्थ को हर हालत में अच्छे रखना चाहिए, और हेल्थ अच्छा रखने के लिए अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेनी होगी, एंड यहीं फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप हेल्थ के खर्चे को सिक्योर कर लें तो इसके 2 फायदे हैं।
पहला फ़ायदा क्या है, आप मेंटली फ्री हो जाते हैं कि यदि लाइफ में कुछ अनसर्टिनिटी होगी तो मेरे पास एक बैकअप है। एंड सेकेंडली, कुछ अनसर्टिनिटी होती भी है तो यह आपके पर्सनल फाइनेंस पे ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं कर पाता है। हम में से कई लोगों का ये मानना हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस से कोई रिटर्निंग नहीं मिलता है, इसमें केवल बड़े हेल्थ इश्यूज ही कवर होते हैं। तो इसका आंसर है यस, बट आप अच्छे से एंड पूरे लाइफ के लिए सोचें तो आपको यह लगेगा कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस को किसी और नज़रिए से देखना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि टेंशन के कारण ही ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं, एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको यह टेंशन नहीं रहता है कि यदि बड़ा हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाता है तो हम कैसे इलाज करवाएंगे। देखिए, छोटा छोटे हेल्थ इश्यूज आसानी से सब लोग हैंडल कर लेते हैं, मेजर प्रॉब्लम बड़े हेल्थ इश्यूज में होता है जिसका सिक्योरिटी हमें हेल्थ इंश्योरेंस से ही मिलता है। तो इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी हर एक पर्सन को जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है लाइफ इंश्योरेंस। ये हम रिकमेंड करते हैं कम से कम 5 लाख का जरूर रखना चाहिए। यदि कोई आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, मतलब आप पे कोई फाइनेंशियली निर्भर है, तो उनको किसी अनहोनी के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, इसलिए एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर के रखना चाहिए। यहाँ लाइफ इंश्योरेंस को भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की तरह किसी और नज़रिए से देखना चाहिए। जब आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले, नहीं, इसका पर्पस अलग है, ये आपके लाइफ को सिक्योर करता है। सो यदि आपने लाइफ को सिक्योर नहीं किया है तो पहले आपको लाइफ को सिक्योर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। एंड यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यानी कि रिटर्न पर्पस के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर लाइफ इंश्योरेंस में मत करिए, आप किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करिए। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट फॉर चाइल्ड हायर एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज। यह वन ऑफ हैवी एक्सपेंडिचर है जहां कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। कई लोग इससे उबरने के लिए उन्हें कर्जे तक लेना पड़ता है या फिर अपने संपत्ति को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है? इसका सिंपल उपाय है कि आप बच्चे के जन्म लेते ही और उनके अर्ली एज में मैक्सिमम 1 से 2 साल होने तक अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए या फिर उनके मैरिज के लिए एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर लीजिए। देखिए, चाइल्ड हायर एजुकेशन के लिए और चाइल्ड मैरिज के लिए आपको पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी? यदि बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए कहे तो 16 से 18 साल के होने तक ज़रूरत पड़ती है, और यदि बच्चे के मैरिज के लिए कहे तो कम से कम 25 साल के होने तक ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो 25 साल से ज़्यादा ही हो जाता है। तो हमें कम से कम 18 साल फॉर हायर एजुकेशन के लिए और 25 साल फॉर चाइल्ड मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि यह इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए हमको रखनी पड़ेगी, और हम जानते हैं कि लंबा टाइम में कंपाउंडिंग का बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। यानी कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एंड कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एंड बेटर तरीके से पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए चाइल्ड के अर्ली एज में यह इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए और बच्चे के मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे हैं, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यह इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है रिटायरमेंट फंड। हम लोग जनरली प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ, ग्रेजुएटी, एनपीएस, लीव इनकैशमेंट और अटल पेंशन योजना जैसे फंड को हम लोग सुनते रहते हैं एंड उसके बारे में जानते भी हैं। ये सारे फंड जो हैं वो बेसिकली रिटायरमेंट पर्पस के लिए ही होते हैं। तो पहले 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के बाद ही रिटायरमेंट फंड यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम को हम लोग ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं। एक बात यह ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी रिटायरमेंट फंड में से रिटायरमेंट से पहले पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। वैसे भी यदि आपने ऊपर के तीनों स्ट्रेटजी को फॉलो करते आए हैं यानी कि तीनों इन्वेस्टमेंट को करते आए हैं तो रिटायरमेंट फंड से निकालने की ज़रूरत जनरली नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, रिसेंट पैंडेमिक ने एक और लर्निंग दिया है एंड वो है लाइफ में एक घर होना बहुत ज़रूरी है जहां हम सुकून की ज़िंदगी जी सके, चाहे वो ओल्ड एज के लिए हो या फिर रिसेंट पैंडेमिक जैसा सिचुएशन हो। जिस सुकून के साथ हम अपने घर में रहते हैं वैसा सुकून रेंटेड घर में नहीं मिलता है। इसलिए हमें रिटायरमेंट फंड के बाद एक घर पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम लोगों का कल्चर जॉइंट फैमिली का है, तो यदि आपके पेरेंट्स के पास ऑलरेडी घर है तब पर्सनल फाइनेंस के पर्पज़ से एक और घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, बट पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए फर्दर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में
अब आपके पास जो भी सेविंग बचती है उसको आप जिस इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अपने लाइफ में कुछ करनी है, आपको लगता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप फ्री हैं। अब आपको अपने लाइफ को एक तरह से बोले तो सिक्योर कर चुके हैं। अब आप अपने सोशल गोल को अचीव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हॉसल ने अपने बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहे हैं, people tend to want wealth to signal to others that they should be liked and admired. But in reality, those other people often bypass admiring you, not because they don't think wealth is admirable, but because they use your wealth as benchmark for their own desire to be liked and admired. इसका मतलब है लोग चाहते हैं कि धन दूसरों को बताए कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में वे अन्य लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से बचते हैं, मतलब नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि धन जो है प्रशंसनीय नहीं है, धन प्रशंसा करने के लायक नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे आपकी संपत्ति को एक मानदंड के रूप में उपयोग करते हैं, एक बेंचमार्क के रूप में यूज करते हैं। किस लिए? ताकि उनकी जो अपनी पसंद है, कि उनको पसंद और प्रशंसा पाने की उनकी अपनी इच्छा के लिए उस मानदंड को यूज कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन आर योर गोल, बी केयरफुल हाउ यू सीक इट। ह्यूमिलिटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी विल ब्रिंग यू मोर रिस्पेक्ट दैन वेल्थ और हॉर्स पावर एवर विल। इसका मतलब है यदि सम्मान और प्रशंसा पाना ही आपका लक्ष्य है तो सावधान रहे कि आप इसे कैसे पाते हैं। विनम्रता, दया और सहानुभूति आपके लिए धन से कहीं अधिक सम्मान लाएगी। थर्ड पॉइंट इस बुक्स में लिखा हुआ है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपुल हाउ मच मनी यू हैव इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। इसका मतलब है लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, वह कम पैसे रखने का सबसे तेज तरीका है। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन मोस्ट पीपल से दैट दे वांट टू बी अ मिलियनेयर, what they might actually mean is I would like to spend $1 million or ₹1,000,000 and that is literally the opposite of being a millionaire. इसका मतलब है जब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वे एक करोड़पति बनना चाहते हैं तो उनका वास्तव में मतलब होता है कि वो करोड़ों रुपया खर्च करना चाहते हैं, और यह वस्तुतः करोड़पति होने के जस्ट विपरीत है। यानी कि जब आप करोड़ों रुपया खर्च कर ही देते हैं तो फिर आपके पास पैसा कहाँ बनता है, तब आप करोड़पति रह कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सो पीपल्स एबिलिटी टू सेव इज मोर इन देयर कंट्रोल दैन दे माइट थिंक। इसका मतलब है लोगों की बचत करने की क्षमता उनके सोच से कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। एंड लास्ट पे बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, सेविंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग लेस, यू कैन स्पेंड लेस इफ यू डिजायर लेस एंड यू विल डिजायर लेस इफ यू केयर लेस अबाउट व्हाट अदर्स थिंग्स ऑफ यू। इसका मतलब है कम खर्च करके बचत की जा सकती है। एक ही उपाय है, कम खर्च करके आप बचत कर सकते हैं। यदि आप कम इच्छा रखते हैं तो आप कम खर्च कर सकते हैं। और आप कम इच्छा कब करेंगे? यदि आप इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब उल्टा समझते हैं, हम यदि इस बात की कम परवाह करें कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो मेरी इच्छा कम हो जाती है, एंड इच्छा कम हो जाती है तब हम खर्चा कम करते हैं, एंड फाइनली जब हम खर्चा कम करते हैं तो हमारी सेविंग बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, हम लोग सेपरेटली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट, यदि आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आज से ही सेविंग करना स्टार्ट करिए। दैट्स ऑल। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, सेविंग आज से ही शुरू करनी है।